अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। अभी तक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो सैलाब से मुतासर हुए हैं वो संभल भी नहीं पाए हैं कि NDMA की जानिब से एक और ख़तरे की घंटी बजा दी गई है। बताया जा रहा है NDMA की जानिब से कि 3 ऐसे स्पेल्स मानसून के अभी पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं और इस मरतबा शिद्दत पिछले के मुकाबले में 50% ज़्यादा होगी। हमने देखा कि इस साल का मानसून बड़ा बेरहम साबित हुआ है पाकिस्तान में, जिसमें आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तबाही आई। और इससे कबल आपको याद होगा, इस स्पेल से कबल जो पिछला था उसमें जो शुमाली पंजाब था और खुसूसन पोटोहार रीजन था, उसमें भी हमने देखा था कि किस अंदाज से पानी ने तबाही मचाई थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें खुद अमल दखल मैं कहूँगी कि हमारी अपनी इंतज़ामिया का भी है कि जिसने कवानीन तो बनाए लेकिन फिर उस पर अमल दरामद ना कर सके, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जो तबाही हुई है उसे कर्टेल नहीं किया जा सका। आज इसका जिक्र खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब ने भी किया है। एंड आई होप कि अब बहुत सारी चीज़ें जो इस मानसून से सीखी गई हैं या जिसे कहते हैं जो सबक सीखे गए हैं उस पर अमल दरामद करते हुए कि दोबारा इतने बड़े पैमाने पर तबाही से बचाया जा सकेगा। जाहिर है कि क्लाइमेट क्राइसिस है जिसका का जिक्र NDMA ने भी किया कल, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीली को इससे मुकाबला करने के लिए बहैसियत मिन हैसुल कौम हमें मिलकर साथ देना होगा और इसका मुकाबला करना होगा। बहरहाल ये भी बताया जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों में जो आबी ज़खायर हैं उनमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हो सकता है। तरबेला डैम में ऑलरेडी 98% जो है उसका लेवल पहुंच चुका है, यानी उसकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं कि किस हद तक बढ़ती जा रही है। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर पाकिस्तान ने अमल दरामद करना है ताकि माहौलियाती तब्दीली से जो असरात पाकिस्तान पर आ रहे हैं उससे निपटा जा सके। आज इसी हवाले से बात करेंगे कि क्या इसके लिए वफाक, सूबाई हुकूमतें और हमारी मकामी हुकूमतें तैयार हैं। इन फोकस है डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा, माहिर माहौलियात हैं। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर ज़ैनब, इस साल का मानसून जैसे मैंने इब्तिदा में कहा बड़ा बेरहम साबित हुआ है। पाकिस्तान के ये जो इलाके और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जिस पैमाने पर तबाही आई है, ये फरमाइएगा कि अब इस बात पर भी बहुत बहस हो रही है कि बार बार जो ये कह दिया जाता है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ। यस, ये फिनोमेना ज़रूर एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि टोरेंशियल रेन्स जो कि हैवी हैं, रिकॉर्ड से ज़्यादा आप कह सकते हैं, हर चीज़ का जो ब्लेम है उसे क्लाउड बर्स्ट पे शिफ्ट नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ हो रहा है। क्या आप भी इससे एग्री करती हैं? जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए, क्लाउड बर्स्ट इज समथिंग जिसको क्लाइमेट चेंज ट्रिगर कर रहा है, और ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हीट वेव्स, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर का लेवल बढ़ रहा है, आपकी कोस्टल बेल्ट जो है वो डूबने के करीब है, और इसके अलावा आपके जो क्लाउड बर्स्ट है, ये मानसून का चेंजिंग पैटर्न, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। लेकिन ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमें पता है, काफी डेकेड से पता है हमें। साइंटिस्ट मुसलसल वार्न कर रहे हैं कि ये साउथ एशिया का खित्ता मोस्ट वल्नरेबल है, इसकी ज्योग्राफी ऐसी है कि इसकी वल्नरेबिलिटी और इसकी पॉपुलेशन डायनामिक्स, पॉवर्टी, इस सब की वजह से ये वल्नरेबल है, ये हमें पता है। लेकिन अब जब एक चीज हमें पता है तो फिर यही नैरेटिव उठाना कि पाकिस्तान की नेग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, हम सफर कर रहे हैं और हम कैसे मैनेज करें ये सब। देखिए, ये भी अंडरस्टैंडिंग है हमें कि ये जो क्लाउड बर्स्ट और ये जो कैपेसिटीज हैं हमारे डिपार्टमेंट्स की, वो इस वक्त बहुत ज्यादा लिमिटेड है टू मैनेज द क्वांटम ऑफ डिजास्टर। लेकिन जो चीजें हम कर सकते हैं हम वो भी नहीं कर रहे, तो वहां पर तो हमें खुद को ब्लेम कर लेना चाहिए। जैसे कि पहाड़ों पे जंगलात हम काट रहे हैं, टिम्बर माफिया एक्टिव है। अभी भी देखें, फ्लैश फ्लड में से लोग आपके लकड़ियां जो है बहा रहे हैं नीचे की तरफ ताकि वो आगे से जाके उसको पकड़े और एक्सपोर्ट करें, अपनी जानों पे खेल के। फ्लैश फ्लड में से ये वीडियोस है सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई है, नॉर्दर्न एरियाज में लकड़ियां उठा के ऊपर से कटे हुए जंगलात हैं, नीचे आ रहे हैं, उनको उठा के वो अपनी जान पे खेल के इकट्ठा कर रहे हैं और बेचने के लिए। अच्छा, यहीं पर मैं आपकी कथा कलामी करूंगी। देखिए, इसके ऊपर बड़ी बात होती है कि टिम्बर माफिया और जंगलात की कटाई। मैं चाहूंगी हमारे नाजरीन को भी बताइए कि अगर ये जंगलात न काटे जाते तो आप समझती हैं कि इतने बड़े पैमाने पर तबाही नहीं होती, या आप समझती हैं कि ये जो सब सॉइल भी साथ में आ रही
گئی ہے اس سے کم از کم بچا جا سکتا تھا, کیونکہ جب پانی نے ریسیڈ کیا ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں خیبر پختونخوا میں کہ کیچڑ کتنے فٹ ہے, گاڑیوں میں بھی ایک جیسے دلدل کا سا سامان نظر آتا ہے. جی بالکل, دیکھیں جو جنگلات ہیں, پرانے جنگلات ہیں, اگر وہ نہ کاٹے جائیں, انہوں نے نا زمین کو جکڑا ہوا ہوتا ہے, وہاں پہ زمین کی فاؤنڈیشن سٹرانگ ہوتی ہے. ابھی یہ جو ناردرن ایریاز میں گارا مٹی اور یہ بڑے یہ جو پتھر ہیں, دیکھیں درخت زیادہ نیچے نہیں آ رہے, کٹی ہوئی لکڑی آ رہی ہے, درخت نہیں آ رہے کیونکہ درخت ہے ہی نہیں. جب درخت کاٹ دیے جاتے ہیں تو جو پہاڑوں پہ جو مٹی ہوتی ہے وہ نرم ہو جاتی ہے, اس کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں, جو سب سوئل کی لیئر ہے وہ بھی ساتھ نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ جو گارا ہے یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جنگلات نہیں ہے, اور اگر جنگلات ہوں تو وہاں کا مائکرو کلائمیٹ, جو اس علاقے کا کلائمیٹ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے, گرمی کو ختم کرنے کے لیے, ماحول کا جو ہے وہ امپروو کرنے کے لیے کام دیتا ہے, اس کے اپنا آکسیجن لیول وہاں اچھا ہوتا ہے. جب جنگلات آپ نہیں چھوڑیں گے تو جو سیلابی ریلا اوپر سے نیچے آئے گا اس کی سپیڈ بھی زیادہ ہوگی, اور آپ کے لیے بچاؤ کے لیے ٹائم کم ہوگا, اور آپ کے ارلی وارننگ سسٹم بھی کام نہیں کریں گے. تو یہ سارے اس میں جو ہے سارے فیکٹرز انوالوڈ ہیں. جنگلات کی کٹائی روکنا بہت ضروری ہے اس وقت. آپ کا فارسٹ کور ویسے ہی بہت کم ہے, پتہ نہیں کتنے سال پہلے انوینٹری ہوئی تھی, اب تو انوینٹری بھی ہمارے ناردرن ایریاز میں کوئی خاص نہیں ہوتی, ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے اس چیز کو کہ کتنا فارسٹ کور ہے. سیٹلائٹ ڈیٹا کو ہم مانتے نہیں ہیں جو اوپر سے بتاتے ہیں کہ جی وہ صرف ٹاپ کی لیئر کاؤنٹ کر لیتے ہیں, نیچے والے درخت کاؤنٹ نہیں کرتا. پھر آپ اس میں کریں نا امپروومنٹ لے کر آئیں تاکہ پتہ لگے ہمیں. تو یعنی ڈی فارسٹیشن اور یہ جو ٹمبر مافیا ہے, سب سے پہلے اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ وہاں کا پھر ایک اپنا ماحول بن جاتا ہے, اور جو آپ نے ابتدا میں کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے تحت یہ جو ٹیمپریچرز رائز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, اس کو بھی ڈاؤن کرنے میں ایک مؤثر کردار بھی ادا کر سکتے ہیں. تو ڈاکٹر زینب, ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی, اور آج علی امین گنڈا پور صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا, کہ جو تجاوزات ہیں وہ پورے صوبے میں ان کو آپریشن کرنا ہوگا. اگر تجاوزات نہ ہوتے تو اتنی بڑے پیمانے پر تباہی نہ آتی. اب یہ پہلے تو حیرانگی تھی ان لوگوں کے لیے جو شاید نہیں سمجھتے ان چیزوں کو, کہ شہروں کے بیچ میں سے کیسے یہ پانی آ رہا ہے, لیکن اور گھر گر رہے ہیں, دکانیں گر رہی ہیں, اور وہ جو روڈ ہیں وہ بہہ رہی ہیں. لیکن یہ سمجھ میں آیا کہ شاید فلڈ پلینز کے اوپر جہاں جہاں یہ آبادیاں قائم ہو گئیں وہاں پر تباہی اور اموات زیادہ ہوئیں. اب یہ جو ری ہیب کا پروسیس ہے اور جس میں ریکنسٹرکشن کی جائے گی, ان کو وہیں بنا دیا جائے گا, یا اب اس کی ایک کوئی اسپیشل اسٹڈی ہونی چاہیے جس کے بعد یہ تعمیرات ہونی چاہیے؟ دیکھیں, سب سے اچھی بات کہ مجھے بہت اچھا لگا, آئی مسٹ ایکنالج خیبر پختونخوا گورنمنٹ کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے اور انہوں نے اس پہ ایکشن لیا. تو یہ بہت اچھی بات ہے, اگر ابھی بھی لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن ابھی گلگت بلتستان ایڈمنسٹریشن نے بھی انہوں نے تو ایشو کر دیا کہ ہم نئے NOCs جو ایشو ہوئے تھے کنسٹرکشن پروجیکٹس کو دریاؤں کے گیٹ, وہ انہوں نے کینسل کر دیے, اور ایکولوجیکلی سینسٹیو ایریاز میں انہوں نے منع کر دیا ہے کہ یہاں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگی. دس کائنڈ آف ایکشن ہے جو ہمیں ضرورت ہے, اور اگر ایسا انفورس ہو جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم اتنے بڑے پیمانے پہ ڈیزاسٹر سے بچ جائیں گے. تو ابھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لینڈ یوز مینجمنٹ پہ اسٹڈی ہونی چاہیے کہ کہاں پہ جو ہے سوئل اسٹرینتھن ہے, کہاں آپ کو گرین زون انہینس کرنی ہے, کہاں پہ آپ کو زیادہ جنگل لگانا ہے, اور کون سے درخت لگانے ہیں, کہاں کنسٹرکشن کے نیچے ڈرینیج پلان جو ایگزسٹنگ سوسائٹیز ہیں ان کے ڈرینیج پلانس تاکہ دریاؤں کو گزرنے کا راستہ ملے, اور اتنے بڑے پیمانے پہ. تو یہ اسٹڈی ہے بالکل ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی انفورسمنٹ کرنے کے لیے پہلے اس کی بیس لائن اسٹڈیز ہونا ضروری ہے. لیکن ہاں, جو انفورسمنٹ ہے آپ کے ایکٹ کے تحت وہ لازمی کریں. ریور ایکٹ KP میں موجود ہے, اس کے تحت آپ دریا کی گزرگاہوں پہ کنسٹرکشن نہیں کر سکتے. تو اگر یہ انکروچمنٹس روک دی جاتی ہیں تو اگلے سال ہمیں پتہ ہے کلائمیٹ چینج تو ہو رہا ہے, لیکن ہم اتنے بڑے پیمانے پہ ڈیزاسٹر سے بچ سکتے ہیں. لوگوں کی پوری زندگی کی جمع پونجی جو وہ انویسٹ کر دیتے ہیں بغیر دیکھے سمجھے, اس سے ہم جو ہے, اور وہ بہ جاتی ہے دریاؤں میں, اس سے ہم بچا سکتے ہیں. اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے, مطلب کہاں ہم نے دیکھا ہے جہاں پر اس چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ دریا کے کنارے آپ پوری آبادیاں ہیں, دکانیں اور ہوٹل تو چھوڑ دیں, گھر تک بنے ہوئے ہیں, اور جو کہ بالکل تنکوں کی طرح ہم نے دیکھا کہ سیلاب ان کو بہا کر لے گیا. اور آپ نے درست فرمایا کہ لوگوں کی جمع پونجی. اب اس چیز پر نظر رکھنی ہوگی ڈاکٹر زینب کہ جو ریکنسٹرکشن کا مرحلہ ہے خیبر پختونخوا میں, آزاد کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, جہاں جہاں یہ مکان تباہ ہوئے, یہ دوبارہ انہی جگہوں پر نہ بنا کر دے دیے جائیں.
देखिए मेरी तो सजेशन ये होगी कि हम एक सूबे में और मैं आपको बताऊं खैबर पख्तूनख्वा का सूबा ऐसा है जहां क्लाइमेट के बारे में टेक्निकल अवेयरनेस गवर्नमेंट लेवल पे जरा बेहतर है, क्योंकि रेड प्लस में ये लोग जरा अच्छा एंगेज हुए थे। रेड प्लस का जब दौर चला था उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान अपस्केल मूवमेंट आई थी, तो इनकी एंगेजमेंट अच्छी है, अंडरस्टैंड करते हैं। मेरी सजेशन ये होगी कि इस वक्त आप क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बनाइए, जिसमें आप प्लानिंग में इन्वेस्ट करवाएं प्राइवेट सेक्टर को भी, वहां पे क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस भी कीजिए, रिस्क इंश्योर्ड डेवलपमेंट जो है, रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट जो है, उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाइए जहां आप इन्वेस्टमेंट करवाएं, जरूर करवाएं। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन रिजिलियंट डेवलपमेंट, वो हाउसिंग सोसाइटीज जो कि क्लाइमेट स्मार्ट बनी हो, जहां पे आपके सैलाबों का मामला ना हो, जहां ड्रेनेज प्लान हो, जहां वेस्ट मैनेजमेंट अच्छे से हो रही हो, ये पूरा प्रॉपर सूबे का प्लान बनाया जाए या डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू कर दें, मॉडल पायलट कर दें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे चारसद्दा है, जैसे और डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इस वक्त हॉटस्पॉट एरियाज हैं, वहां इन्वेस्टमेंट कराएं, आपका रेवेन्यू भी जनरेट होता है, फिर कार्बन क्रेडिट्स में एंगेज करें। मतलब ये पूरी होलिस्टिक प्लानिंग है। अगर ये हो जाता है तो हम सूबे में बहुत सी बेहतरी देख सकते हैं और बाकी सूबे भी उनसे लर्न कर सकते हैं। डॉक्टर ज़ैनब, एक और चीज़ जो मैंने देखी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि ठीक है सैलाब सब कुछ बहा कर ले जाता है, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा लास्ट सैलाब में भी हमने देखा कि जो पावर जनरेशन प्लांट हैं उनको नुकसान पहुंचा था, और इसी तरह अभी भी आप देखें कि खंबे गिर रहे हैं, तार गिर रहे हैं। क्या ये भी हमने गलत तरीके से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी की हुई है? देखिए ये जो इलेक्ट्रिसिटी और पाकिस्तान के इस पे एसडीपीआई में एक्सपर्ट्स कब से इस पे भी बात कर रहे हैं कि जो हमारा ग्रिड है वो एजिंग ग्रिड है, पुराना ग्रिड है, ये खंभों से बिजलियां और ये फिर बिजली चोरी के मामला भी बहुत ज्यादा हैं, तो ये तारें और ये सब अफेक्ट हो जाते हैं, आपके पावर स्टेशन अफेक्ट हो जाते हैं जब वो क्लाइमेट की बेसिस पे नहीं डेवलप किए जाते, यानी अगेन रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट नहीं होती। तो इस पे भी एनर्जी प्लानिंग, एनर्जी मॉडलिंग होती है जो कि आपके फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है, बाकी सूबे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे कैपेसिटी पेमेंट के चार्जेस और उसके अलावा दूसरे मामला इतने ज्यादा हैं क्योंकि हमने पहले लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं की। तो इन मामला से हमें सूबों को बैठ के बात करनी होगी, बैठ के एक ग्रैंड डायलॉग इस पे करवा लें कि क्लाइमेट चेंज से किस तरह सूबे जो है वो निपट सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और एनर्जी के मामला। तो मेरे ख्याल से उसमें कुछ ना कुछ अच्छे सजेशंस हमें आ सकते हैं, कीपिंग इन व्यू जो हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा, तो डॉक्टर ज़ैनब, जो सैलाब आपने देखा, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, और जिससे ये घर, मकान और दुकानें हमने देखी कि वो बह के चली गई, ये एक्चुअली गुजरगाह है इसी दरिया की, या इन केस ऑफ अ लैंडस्लाइडिंग और इन सबको इंक्रोच किया गया, यानी जो विड्थ है फ्लड प्लेन की वो हमने उतनी नहीं छोड़ी, एम आई करेक्ट? जी आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। एक अक्सर शजरा होता है, रेवेन्यू मैप होता है लैंड का, ठीक है, उसमें ना हमने दरिया की फ्लड प्लेन की एक मखसूस वो नंबर दिया होता है कि इतनी इसका फ्लड प्लेन है और उस पर आपने नहीं कंस्ट्रक्शन करनी। अभी अगर मैं सवात की बात करूं, वहां पे तो बिल्कुल आपको भी पता है, वो तो नजर आ रहा है दरिया के ऊपर बनी हुई है चीजें, तो मतलब दरिया के ऊपर बना के हम कैसे सोच रहे हैं कि यहाँ ये दरिया में नहीं बह सकता। 2022 में भी देखा था, 2010-11 में भी देखा था। इसके अलावा जो आपके बाकी इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो लैंडस्लाइड का मसला है, देखिए एक चीज होती है स्लोप स्टेबलाइजेशन, यानी कि पहाड़ों की जो स्लोप होती है उस पे आप दरख्त लगाते हैं या ऐसी शजरकारी करते हैं जो कि स्लोप को जरा बैलेंस रखे, सॉइल उसमें से मिट्टी ना मुसलसल झड़े और वो स्लोप बैलेंस रहे। वहां पे जब इस तरह तालाबी रेले आते हैं ना, तो आगे बैरियर होता है, वो उसको थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं। तालाबी रेलों को कंट्रोल करने के लिए जो मैकेनिज्म है, नेचर बेस्ड सोल्यूशन होते हैं आपके, वो आप करते हैं। फिर दरियाओं की जो एम्बैंकमेंट होती है, जहाँ जमीन झड़ती है, उसको रोकने के लिए भी नेचुरल सोल्यूशन होते हैं, कम्युनिटीज को पता होते हैं। अगर वो इन्फोर्स हो जाए तो वो दरिया की गुजरगाहों का थोड़ा चौड़ा रास्ता मिल जाए या अंडरग्राउंड रास्ता निकाल दें आप सोसाइटीज के नीचे से, तो भी ये जो इतने बड़े पैमाने पे जो हम फ्लडिंग में फंस गए हैं, उससे थोड़ा सा हम लिमिट कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब साहिबा फॉर पार्टिसिपेटिंग ऑन द शो। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस हाजिर होंगे तो बात करेंगे कि ताजर बरादरी क्यों कहती है कि एनएफसी अवार्ड तो है, लेकिन उसके बाद निचली सतह तक इस पर जो मामलात हैं, जो फंड्स की तकसीम है, वो नज़र नहीं आती, और इस पर एक ग्रैंड डायलॉग होना ज़रूरी है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक।